हेलो एवरीवन। तो बच्चों हमने लास्ट वीडियो में लॉ ऑफ डिमांड के जो रैशनल्स है यानी कि लॉजिक्स वो देखे थे। उसके अंदर हमने रीजंस देखे थे कि व्हाई लॉ ऑफ डिमांड वर्क्स, बराबर। उसके अंदर हमने सबसे पहला देखा था प्राइस इफेक्ट। कल हमने नोट्स लिख के लिए सारे। अभी अपन क्या करने वाले, एक बार मॉड्यूल देख लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द एक्सेप्शंस। मैंने जैसे बोला था आपको कि लॉ ऑफ डिमांड क्यों वर्क करता है, उसके जैसे रीजंस है, वैसे कुछ एक्सेप्शंस भी है कि जिसकी वजह से या जो सिचुएशंस में लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है, बराबर। चलो, सो रैशनल यानी कि क्या है? रैशनल मतलब होते हैं लॉजिक्स, राइट, लॉजिक, या फिर जिसको बोल सकते हैं हम रीजन। हमने देखे कि व्हाई लॉ ऑफ डिमांड वर्क्स। इसके बाद में हम देखेंगे एक्सेप्शंस, यानी कि ऐसे कुछ सिचुएशन जिसकी वजह से या जो सिचुएशन के अंदर लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है। सो आई होप कि आपने लॉ ऑफ डिमांड के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे। अगर नहीं भी किए होंगे तो जो पुराना वीडियो है, पुराने यानी कि कल का लास्ट वीडियो जो है इसके पहले का, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लोगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा गूगल फॉर्म का। वहाँ पे जाके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लो उसके लॉ ऑफ डिमांड के, ठीक है। आई थिंक वो प्रीवियस टू प्रीवियस होगा, लास्ट टू लास्ट। लास्ट में तो हमने इसके रैशनल का बनाया ना, उसके भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। बट उसके पहले जो लॉ ऑफ डिमांड का देखा था ना, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर, मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड कर, उसके भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोड हो चुकी है। तो गो एंड सॉल्व दोज क्वेश्चंस, और उसके बाद में फिर लॉ ऑफ डिमांड के भी कर लेना, ठीक है। तो चलो बच्चों देखो, सबसे पहला जो रीजन है व्हाई लॉ ऑफ डिमांड वर्क्स इज द प्राइस इफेक्ट, हमने देखा था। इसके दो पार्ट हमने बनाए थे, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हमने सिचुएशन भी देखी थी कि नॉर्मली क्या होता है कि सबसे पहले आदमी ट्राई करता है जो भी चीज़ महंगी हो गई उसको सब्स्टिट्यूट कर दे विथ एनी अदर प्रोडक्ट, करेक्ट। पहले हम ये ट्राई करते हैं। हमारा पहला अप्रोच ये नहीं होता है कि उसका कंजम्पशन कम कर दे। सो हमारा पहला अप्रोच ये नहीं होता है कि हम कंजम्पशन कम कर दें। हम ये सोचते हैं कि कुछ और ले सकते हैं क्या। जैसे कोई कंपनी हमें पसंद है, उस कंपनी के प्रोडक्ट हम लेते हैं, वो अगर महंगी हो गई, हम लोग दुकानदार को पूछते हैं कि भैया इसकी जगह कोई और है क्या अच्छा प्रोडक्ट, राइट। तो सबसे पहले वी ट्राई टू सब्स्टिट्यूट इट विद द अदर प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको जो चीज़ याद रखनी है, जिसको हाईलाइट करना है, दैट इज हिक्स एंड एलन। ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ये किन्होंने, इसके कर्ता धर्ता कौन है? वो है हिक्स एंड एलन। उन्होंने एक्सप्लेन किया है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। तो उन्होंने वही बोला है जो हमने कल डिस्कस किया था। अगर प्राइस बढ़ गई तो इंसान सोचता है कि मैं किसी और कमोडिटी पे शिफ्ट हो जाऊं, या फिर अगर प्राइस कम हो गई तो इंसान सोचता है कि जो मैं दूसरी कमोडिटी यूज कर रहा था उस पर मैं अभी इस पे शिफ्ट हो जाऊं। मतलब अगर चाय की प्राइस कम हो गई तो ऑलरेडी जो कॉफी पी रहा है वो सोचेगा कि मैं चाय पे शिफ्ट हो जाऊं। तो बच्चों मुझे सिर्फ यहाँ पे एक चेंज आपको बताना है कि इन्होंने जो दिया है ना, वो दिया था कि प्राइस इफेक्ट ऑफ अ फॉल इन प्राइस। बट प्राइस इफेक्ट में ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ फॉल हुआ तो ही इफेक्ट पड़ेगा। अगर प्राइस बढ़ भी गई तो भी लॉ ऑफ डिमांड को वो, मतलब लॉ ऑफ डिमांड का वो रीजन बनती है कि प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम हो जाएगी। तो इसके लिए भले ही इन्होंने फॉल इन प्राइस बोला है, पर हमने नोट्स निकालते टाइम पे फॉल का भी इफेक्ट लिया है, और अगर प्राइस बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, तो उसका भी इफेक्ट हमने लिया है, दोनों में, राइट, इनकम में भी और सब्स्टिट्यूशन में। तो उसके बाद में अगर किसी को लगता है कि हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे तो फिर वो इनकम पे जाएंगे। तो देखो किसको सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे और किसको नहीं, इसलिए इन्होंने तीन कंडीशन दी है। क्या बोल रही है, यहां से अंडरलाइन करेंगे आप भी, द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब क्या, एक चीज महंगी हो गई तो दूसरे चीज पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये प्रोसेस, ये इफेक्ट स्ट्रांग है, मतलब ये वो जल्दी हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ा दो ना मैं, तो फटाक से कंज्यूमर दूसरे चीज पे, उसके सब्स्टिट्यूट पे या अल्टरनेटिव पे शिफ्ट हो जाएगा फटाक से। कब होगा? जब ये तीन चीजें होंगी। कब? द गुड्स आर क्लोजर सब्स्टिट्यूट, बहुत इजीली उसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। मतलब चाय और कॉफी बहुत इजीली सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं या नहीं, पर्सनल चॉइस है। किसी किसी को चाय बहुत पसंद है, कॉफी बिल्कुल नहीं। किसी को ऐसा होगा कि कॉफी मतलब क्लास है, तो मैं टपरी पे जाके चाय नहीं पीऊंगा, वॉट एवर। तो आपको ये सोचना है कि ये जो दोनों सब्स्टिट्यूट है बहुत क्लोज है क्या, बहुत आसानी से एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं क्या। दूसरा है कि देयर इज लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू द सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट को स्विच करने की कॉस्ट कुछ है क्या।
and there is lower inconvenience while switching to the substitute goods. ये समझ लो क्या है। जैसे मान लो मेरे पास एयरटेल का इंटरनेट है, बराबर, एयरटेल का मैं इंटरनेट यूज करता हूं। रिसेंटली इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लग गए। ये कंटिन्यूअसली कनेक्ट डिस्कनेक्ट का इसका खेल चालू है, राइट, कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है। रोज 2-3 बार ऐसा हो रहा है कि ये बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, फिर 15-20 मिनट रुकता है, फिर कनेक्ट होता है। ऐसा हो रहा था, मतलब प्रैक्टिकल केस बोल रहा हूं मैं, मेरे ऑफिस में ये हो रहा था प्रॉब्लम। हमने मार्केट में जाके देखा तो इसका सब्स्टिट्यूट था 7 स्टार, एक दूसरी नई कंपनी हमारे यहाँ पे लोकल है। बट इनका एक अच्छा है कि इनकी सर्विस लोकल रहने की वजह से फोन कर दो तो ये लोग आ जाते, तुरंत सर्विस देते, और नॉर्मली ये सब इश्यूज नहीं होते। कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो इनको डायरेक्टली फोन करके बोल सकते। एयरटेल में क्या होता था, ऐप में जाके कंप्लेंट दर्ज कराओ, फिर उनका 2-3 घंटे बाद उनके इंजीनियर का फोन कॉल आता था, फिर वो समझ के लेता था प्रॉब्लम क्या है, फिर वो 2-3 घंटे बाद का टाइम शेड्यूल करके फिर वो देखने को आता था। मतलब ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होने में कभी कभार 2-2, 3-3 दिन लग जाते थे, ये भी इशू होता था। 7 स्टार के साथ ये इशू नहीं, डायरेक्टली फोन करो तो वही आदमी फोन उठाता है, कुछ प्रॉब्लम रहा तो बोलता है, तुरंत आ जाता है, 15-20 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले हमें सोचना है कि एयरटेल और 7 स्टार ये इजीली एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं क्या? यस, दोनों भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है। ऐसा कुछ नहीं है कि एयरटेल की स्पीड ज्यादा है 7 स्टार की कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता, समझो मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्लोजर सब्स्टिट्यूट है या नहीं, वो कैसे देखेंगे अपन। मान लो एयरटेल की इंटरनेट की स्पीड बहुत होंगी और 7 स्टार की इंटरनेट की स्पीड कम है, तो मैं इसको इजीली सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाऊंगा। अभी मुझे लगेगा कि अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इसको तो दूसरा वाला वैसे सर्विस तो ही दे रहा है ना, तो मतलब ये क्लोजर सब्स्टिट्यूट नहीं होता मेरा। लेकिन क्योंकि दोनों की भी इंटरनेट स्पीड सेम है तो इट इज अ क्लोजर सब्स्टिट्यूट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सर्विस मुझे एयरटेल दे रहा है वो सेम सर्विस मुझे 7 स्टार से मिल रही है, सिर्फ ब्रांड अलग अलग है, कंपनीज अलग अलग है। सर्विस में कोई भी फर्क नहीं है। सर्विस में फर्क नहीं मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट बहुत आसान है, इजीली सब्स्टिट्यूट किए जा सकते। अगर सर्विस में बहुत बड़ा फर्क होता, एयरटेल देता था स्पीड 300 MB/सेकेंड की और 7 स्टार देता था मान लो 50 MB/सेकेंड, तो फिर इसको मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाता था, राइट। और मेरी कोई 7 स्टार में इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी को अगर लग रहा होगा कि मैं क्यों इसको प्रमोट कर रहा हूँ, ना मुझे ये लोग पैसा दे रहे। बट ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है हमारा कि हमने एक्चुअली ऑफिस में एयरटेल निकाल के 7 स्टार लगाया, तो उस टाइम पे ये सब चीजें सोची थी, तो आपको समझ आया इसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में बोल रहे कि देयर इज अ लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू द सब्स्टिट्यूट गुड। अब क्या कॉस्ट होती है स्विचिंग की? अरे बंद कर दो यार एयरटेल और इधर शिफ्ट हो जाओ, क्या कॉस्ट है उसकी? तो बच्चों कॉस्ट होती है। व्हाट इज द कॉस्ट? एयरटेल ने हमसे मॉडेम के पैसे लिए, ठीक है, और एज अ डिपॉजिट है वो क्या होगा, अगर साल भर हमने अगर यूज करते हैं वो चीज तो वो डिपॉजिट वापस मिल जाएगा। अगर साल भर से पहले अगर हम सर्विस अगर हमारी डिसकंटिन्यू करते हैं तो डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगा। ये एक केस हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है कि मैंने एयरटेल का लंबा प्लान लिया वाले कि साल भर के मैंने पैसे भर के रखे, फॉर एग्जाम्पल। अभी अगर मैं बीच में एयरटेल का कनेक्शन बंद कर दूं तो ये आगे के पैसे मुझे लौटा नहीं देने वाले, ये वापस नहीं करेंगे मुझे, राइट। मैंने सर्विस लेना बंद भी किया तो भी ये पैसे वापस नहीं करेंगे। ये 2 एग्जाम्पल मैंने इसके लिए बोले कि अगर मैं अभी 7 स्टार पे शिफ्ट हो गया तो मुझे 7 स्टार का पेमेंट करना ही, 7 स्टार को पैसा देना ही है। लेकिन मेरा एयरटेल को जो मैंने पैसा दिया है ऑलरेडी वो मेरा लॉस्ट हो गया है ना, आगे का साल भर का मैंने सब्सक्रिप्शन भर के रखा है वो मेरा लॉस्ट हो जाएगा। या फिर अगर मैंने डिपॉजिट दे के रखा है तो वो मुझे वापस नहीं मिलेगा अभी, मतलब मेरा वो लॉस्ट हो जाएगा। तो व्हाट इज दिस कॉस्ट? ये कॉस्ट क्यों आ रही है मुझे एक्स्ट्रा? क्योंकि मैं एयरटेल से 7 स्टार पे शिफ्ट हो गया, राइट और रॉन्ग? आ रहा है ध्यान में? दिस इज नोन एज स्विचिंग कॉस्ट, दिस इज नोन एज स्विचिंग कॉस्ट, बराबर। किसी को लिखना है तो बाजू में लिख लो कि एयरटेल से 7 स्टार की तरफ शिफ्ट होने की क्या कॉस्ट है, अगर मैंने पहले से डिपॉजिट भर के रखा है या फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन पेड टू एयरटेल, ऐसे कुछ शॉर्ट में लिख दो वहां पे, तो वो मेरा लॉस्ट हो जाएगा। दैट इज नोन एज स्विचिंग कॉस्ट। और तीसरा ये बोल रहे कि देयर इज अ लोअर इनकन्वीनियंस। अबे लोअर इनकन्वीनियंस की जगह लिख लो ना कन्वीनियंस। आसान, मुश्किल है कम है, सिंपल लिख लो कि आसान नहीं है, आसान, राइट, आसान है, कन्वीनियंट।
इसके लिए मैं नोट्स बना के देता हूँ कि मॉडल वाले देते अच्छा है पर बेकार में मुश्किल करेंगे, फालतू में कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट कि देयर इज अ लोअर इनकन्वीनियंस व्हाइल स्विचिंग टू द सब्जेक्ट, ऐसा लिखो ना, देयर इज कन्वीनियंट, कन्वीनियंस है ना, दिस इज कन्वीनियंट, स्विचिंग बिटवीन द गुड्स इज कन्वीनियंट, ऐसे भी बना देते तो भी चल जाता। तो आप वहां पे क्या कर लो, अंडरलाइन करके लिख लो, आसान है। व्हाट इज इजी, व्हाट इज कन्वीनियंट, स्विच करना इजी है, मतलब मुझे एयरटेल का निकाल के 7 स्टार का ब्रॉडबैंड इंस्टॉल करना ये कंपैरेटिवली इजी है क्या, ये सोचना पड़ेगा। अगर मान लो ऐसा होता, 7 स्टार वाले बोलते कि हमें हमारे ऑफिस पे से पूरी वायर लेके आनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको एयरटेल से जाके परमिशन लेके आनी पड़ेगी कि हम आपकी सर्विस बंद कर रहे हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेटर ला के दो हमें, राइट। ऐसा कुछ है नहीं, बट अगर ऐसा होता तो ये मुश्किल होता। मैं सोचता यार मेरे पास इतना कहाँ टाइम है कि मैं एयरटेल के ऑफिस जाऊँ, चक्रे मारूं, उनसे एक एनओसी लाऊं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी लाऊं, ये 7 स्टार वालों को इतनी बड़ी लंबी वायर डालने के लिए मैं एक्स्ट्रा पेमेंट करूं, फिर मेरे ऑफिस में भी मान लो उसकी वायरिंग है एयरटेल की पूरी, मतलब 7-8 पीसीज है, 2-3 लैपटॉप्स है, सब इसको वायर जुड़ी हुई है, ये सारी वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी। ये अगर इतनी सारी मुश्किलें रहती तो मैं शायद शिफ्ट नहीं करता, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं, ना मुझे एयरटेल से एनओसी वगैरह कुछ लगने वाली, ये तो मेरा अपना ये है ना डिसीजन है कि मैं किसका इंटरनेट लूंगा, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं सिंपली 7 स्टार वालों को बोल दिया कि इंटरनेट यहाँ पे लगा दो, वो तो लोकल कंपनी, बहुत अच्छी सर्विस है, उनको तो मैं सुबह 10 बजे फ़ोन किया, 11:30-12 बजे तक आके ऑफिस में उन्होंने लगा भी दिया पूरा कनेक्शन। और ऑफिस में जो 7-8 पीसी और 2-3 लैपटॉप्स है उसके अंदर वो जो वायर है वो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अपना लैन वायर अलग रहता है, सिर्फ वो लैन को इंटरनेट एक जगह जोड़ दो तो सारे कंप्यूटर्स के अंदर इंटरनेट कनेक्शन चेंज हो जाता है। तो दिस वाज वेरी इजी फॉर मी, एयरटेल से 7 स्टार पे शिफ्ट होना वाज वेरी इजी। तो मैं 3 चीजें सोची, पहली मैंने सोचा कि यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट है या नहीं, मतलब दोनों की सर्विस सिमिलर है या नहीं, मैंने देखा स्पीड दोनों की सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने दूसरा देखा कि स्विचिंग कॉस्ट कुछ है क्या, जो एक्चुअल में मैंने बोला कि डिपॉजिट वगैरह हमने कुछ दिया नहीं था, साल भर का कोई सब्सक्रिप्शन हमने नहीं भरा था, एग्जाम्पल सिर्फ मैंने इसके लिए दिया कि ये समझने के लिए कि व्हाट इज द स्विचिंग कॉस्ट। बट हमारे केस में हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, हम लोग महीने भर का पेमेंट करते थे सब्सक्रिप्शन का, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे ये चेक करना है। नहीं तो उन्होंने मुझे बहुत ऑफर दिए थे कि महीने का 1100 रुपए का है, लेकिन अगर साल भर का भरेंगे तो 30% डिस्काउंट देंगे वगैरह बहुत कुछ। बट मुझे पता था कि ये सब इसमें अगर आगे प्रॉब्लम आता है तो फिर स्विच करने में दिक्कत आ जाएगी, तो मैंने कुछ भरा नहीं था, मैं महीने का पेमेंट करता था। वो जैसे महीना खत्म हो गया मैंने 7 स्टार पे मैं शिफ्ट हो गया। तीसरा कन्वीनियंट था, इट वॉज वेरी कन्वीनियंट, वायरिंग का कोई टेंशन नहीं था, 7 स्टार मेरी बिल्डिंग तक ऑलरेडी आ गया था, सिर्फ कुछ 30-35 फीट वायर उनको एक्सटेंड करनी पड़ी, वो भी कंपनी ने उनकी तरफ से करके दे दी। वो गाइस भी अच्छे, मतलब जो काम करने वाले लोग हैं वो भी अच्छे, सर्विस भी अच्छी, फटाफट फोन कर दिया, आ गया उनका कनेक्शन। तो यहाँ पे सर्विस सिमिलर थी, इसके लिए क्लोज सब्स्टिट्यूट थे, स्विचिंग कॉस्ट कुछ भी नहीं थी, और इट वाज वेरी कन्वीनियंट। ये 3 चीज रहने की वजह से मेरे दिमाग में आया, मैंने तुरंत कर डाला है, तुरंत कर डाला, राइट। इसके लिए इन्होंने बोला कि द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर, फटाक से शिफ्ट हो जाओगे आप, कब, जब क्लोज सब्स्टिट्यूट होंगे, जब स्विचिंग कॉस्ट नहीं होगी, और जब स्विच करना कन्वीनियंट होगा। अगर ये 3 चीजें होगी तो इट विल बी अ फास्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब जल्दी आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो बहुत जल्दी आ जाएगा, राइट। समझ आ रहा है आपको ये? चलो इजी है बहुत। इनकम इफेक्ट के अंदर हमने देखा था कि रियल इनकम या जिसको परचेसिंग पावर बोलते थे, कि तो अगर प्राइसेस बढ़ती है तो हमारी परचेसिंग पावर कम हो जाती है, या फिर रियल इनकम जिसको बोलते हैं वो कम हो जाता है, और अगर प्राइसेस कम होती है तो रियल इनकम हमारा बढ़ जाता है, या फिर परचेसिंग पावर जिसको बोलते हैं वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से हमारी जो डिमांड है वो हो जाती है कम। गेटिंग इट? नेक्स्ट इज यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। आपको याद आ रहा होगा यूटिलिटी, मतलब मैं आपको एग्जांपल दिया था कि आप कहीं राजस्थान के डेजर्ट में घूम रहे हो, आपको कोई रास्ता पता नहीं, कुछ नहीं, आपके पास का पानी खत्म हो गया, सडनली आपको कोई घर मिल गया, आप 500 रुपए देने को रेडी, एक बोतल पानी के 500 रुपए देने को आप रेडी हो। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको पानी की इतनी जरूरत है, आपकी जान जा रही है, वहां पे आप 500 रुपए के लिए नहीं सोचोगे। बट जैसे एक बोतल ले ली, पानी पी लिया, आपकी प्यास शांत हो गई, अभी आप नेक्स्ट बोतल के लिए बार्गेनिंग करोगे, बोलोगे अभी 500 नहीं दे रहा मैं, आप ये बॉटल में परचेस कर रहे हो ताकि मुझे सेफ साइड ले रहा हूँ मैं, कि यहाँ से बाहर निकलने तक अगर मेरे पास पानी रहा तो अच्छा है, इसके लिए मुझे बहुत जरूरत नहीं है इसकी, तो मैं सिर्फ 250 रुपए या 300 जो भी एग्जाम्पल हमने लिया था वो दूंगा आपको।
आदमी भी बोला ठीक है कि ले लो आप, करेक्ट, ऐसा। दैट इज यूटिलिटी, जो पानी की जो जरूरत आपको लग रही है, जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलने वाला है। फिर से क्लियर कर दो, यूटिलिटी हम पढ़ने वाले कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर, वहां पे वो डिटेल में, तो प्लीज अंडरस्टैंड यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू वांट, यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू लाइक। वो सब कुछ वहां पे देखेंगे अपन। अभी के लिए सिर्फ समझ लो कि यूटिलिटी मतलब वो पानी की जो जरूरत है अपने को, अभी सिर्फ समझने के लिए। तो वो जो यूटिलिटी, वो जब तक प्राइस से ज्यादा है, यूटिलिटी इज मोर देन प्राइस और यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, तब तक आप बाय करते जाते हो। जैसे ही यूटिलिटी कम हो जाएगी प्राइस से, आप बाय नहीं करोगे। और हमेशा हर एक एडिशनल यूनिट की यूटिलिटी कम 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 होते जाएगी। पहले यूनिट की यूटिलिटी थी आपको एवरेज 500 रुपए के करीब करीब, दूसरे बॉटल की यूटिलिटी थी 300, तीसरे बॉटल की यूटिलिटी शायद 100 होगी, चौथे की कुछ होगी भी नहीं। आप ये सोचोगे कि मैं साथ में ले भी नहीं जाऊँ, मतलब लेके भी जा नहीं पाऊंगा इतना बड़ा वजन, क्योंकि इतना बड़ा ट्रैवल करना है, 400 बॉटल क्यों लेके जाऊंगा, ये भी सोच सकते हो आप। हमने अगला एग्जांपल लिया था टी शर्ट्स वाला। आपको कोई फंक्शन में जाना है, आपके पास कोई अच्छा टी शर्ट नहीं, आधे घंटे में अच्छा टी शर्ट चाहिए, आपको कोई मिल जाता है, अभी आपको यूटिलिटी ज्यादा है क्योंकि आपको तुरंत चाहिए, अर्जेंसी है उसकी। जैसे एक टी शर्ट मिल गया, सेकंड वाले की यूटिलिटी कम हो गई, क्योंकि ये मिला नहीं मिला इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, पर फिर भी आप लेते हो क्योंकि आपकी यूटिलिटी स्टिल इट इज मोर देन प्राइस, राइट। फिर हमने एग्जांपल लिखे थे, प्राइस कम कम करते गए थे, 500, फिर 350, 150, ऐसा कुछ, राइट, याद आ रहा है। तो इसके लिए हमें लगता है कि हमारी यूटिलिटी शुड बी मोर देन और इक्वल टू प्राइस। तो अगर प्राइस गिर गई ना, तो हम और एक एडिशनल यूनिट ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले क्या हो रहा था, पहले हमारी यूटिलिटी प्राइस से कम हो रही थी, लेकिन हमने प्राइस गिरा दी ना अभी। प्राइस गिराने की वजह से और एक एडिशनल यूनिट बाय कर पा रहे, क्योंकि यूटिलिटी इज मोर देन द अपडेटेड प्राइस, नए प्राइस से वो ज्यादा है, इसके लिए यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर, नए कंज्यूमर्स आएंगे मार्केट में जो पहले ये चीज ले ही नहीं रहे थे। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था टेलीकॉम इंडस्ट्री का, याद आ रहा है, रिलायंस। जहाँ पे पहले आउटगोइंग को तो चार्जेस लगते ही थे, इनकमिंग को भी लगने लगते थे, राइट। धीरे धीरे क्या हो गया, इनकमिंग के चार्जेस कम कम होते होते फ्री हो गया। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, आउटगोइंग के चार्जेस कम कम होने लग गए। बहुत शुरुआत में आपको मालूम है 27 रुपए पर मिनट चार्जेस था, आउटगोइंग कॉल का चार्ज 27 रुपीज पर मिनट था। फिर वो धीरे धीरे कम होते होते फिर पर सेकंड पे आए। फिर अभी तो क्या हो गया, जियो ने क्या किया, अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री, सिंपल एक रिचार्ज मारो, डेटा भी मिल जाएगा एंड आउटगोइंग कॉलिंग इज फ्री। तो इसकी वजह से क्या हो गया, अभी हर एक के पास मोबाइल है। अभी जो ऑफिस जा रहे, कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं उनके पास है, जो हाउस वाइफ है उनके पास है, जो बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं लेकिन काफी दूर है, उनके पेरेंट्स को लगता है कि इनकी सेफ्टी वगैरह इसके लिए फोन रहा हुआ अच्छा है, उनको भी फोन लेके ले दे रहे। नॉर्मल जो वर्कर्स है, हाउस हेल्प्स है, सारे के सारे लोग, सबके पास अभी मोबाइल है। इसका मतलब जो पहले ये चीज यूज नहीं करते थे, उन्होंने क्यों यूज करना चालू किया, क्योंकि ये सस्ता हो गया, इसके लिए अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर। और उसके बाद में हमने देखा था डिफरेंट यूजेस। इसमें हमने एग्जांपल देखा था इलेक्ट्रिसिटी का, राइट। इसमें क्या एग्जांपल देखा था अपन ने, इलेक्ट्रिसिटी वाला, कि इलेक्ट्रिसिटी के नंबर ऑफ यूजेस है। आप इसको फैन चलाने के लिए, ट्यूब चलाने के लिए, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, सब कुछ चलाने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के भाव बढ़ जाएंगे, आप सोचेंगे कि मैं एसी नहीं चलाऊंगा, आप सोचोगे मैं फ्रिज नहीं चलाऊंगा, वॉशिंग मशीन नहीं चलाऊंगा, मैं सिर्फ फैन और ट्यूब चलाऊंगा। उससे भी ज्यादा बढ़ गए भाव। अभी आप सोच रहे हैं मैं ट्यूब लाइट लगाऊंगा सिर्फ शाम में या रात में, सिर्फ शाम में 7 बजे से लेकर 10, 10:30 बजे तक ट्यूब लाइट चलेगी, करेक्ट ना, उसके पहले लगेगा ना उसके बाद में। फैन चलेगा सिर्फ सोते टाइम पे या दोपहर में कोई घर पे होगा तो। अगर अलग अलग 3-4 रूम में अलग अलग लोग बैठ के कुछ काम कर रहे हैं, आप सोचेंगे चलो सब लोग आके एक रूम में बैठो, एक ही फैन में सब लोग काम चलाएंगे। इस तरीके से आप यूज कम कम करते जाओगे, मतलब ये डिमांड कम करते जाओगे। और अगर ये सस्ता है तो आप क्या, ट्यूब फैन क्या है, आप एसी भी चला लोगे, आप रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर सब चलाओगे उसके ऊपर, राइट। इसका मतलब क्या, यूज बढ़ गया मतलब डिमांड बढ़ गया, तो प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ जाएगी। सो बच्चों, दीज आर द 4 reasons फॉर रैशनल व्हाई लॉ ऑफ डिमांड वर्क्स। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, अभी एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, की कहां पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है, कौन से केसेस में लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है। इन्होंने मॉड्यूल के अंदर अलग अलग तरीके से दिया है। अपन सीक्वेंस कैसा लेने वाले हैं मैं बोल देता हूं आपको। कॉन्स्पिकस गुड्स का अपन लेंगे सबसे फर्स्ट, उसके बाद में बोलेंगे कॉन्स्पिकस नेसेसिटीज,
क्या हो गया, ऐसे क्या होता? अच्छा, सारे पेजेस मतलब स्क्रीन ये हो गया शायद। हाँ, एक मिनट, पेजेस बराबर थे। हाँ, कॉन्स्पिकस गुड्स के बाद में अपन देखने वाले कॉन्स्पिकस नेसेसिटीज। सॉरी, ये पहले कॉन्स्पिकस गुड्स ये फर्स्ट है। कॉन्स्पिकस नेसेसिटीज, देन वी विल सी गिफ्ट गुड्स, ये होगा थर्ड। इसके बाद में बच्चों हम देखेंगे ये नेसेसिटीज, ओके, डिमांड फॉर नेसेसिटीज, ये देखेंगे फोर्थ। देन वी विल सी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, दैट इज फोर्थ। फोर्थ हो गया ना हमारा, ये हम देखेंगे फिफ्थ, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस। उसके बाद में हम देखेंगे स्पेक्युलेटिव गुड्स, सिक्स्थ। और उसके बाद में हम देखेंगे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड इरेशनल बिहेवियर, सेवेंथ। ठीक है, तो जब भी नोट्स और ये कंपेयर करो तो ये मत सोचना कि हमने कुछ छोड़ दिया या कुछ हो गया। ये जानबूझ के हम सीक्वेंस इसका इसलिए चेंज करें ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, एक्सेप्शंस। चलो, अच्छा एक काम करते हैं, क्या मॉड्यूल देख लेते हैं पहले? अभी मॉड्यूल चालू है तो मॉड्यूल ही देख लो पहले 1 मिनट में, उसके बाद में नोट्स पे आएंगे। ठीक है, देख लो, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या है? कॉन्स्पिकस गुड्स। कॉन्स्पिकस गुड्स मतलब कैसे गुड्स बच्चों? देखो, आर्टिकल्स ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू, आर्टिकल्स ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू क्यों ले रहे लोग? ये फॉर स्टेटस सिंबल। देखते रहो, यहाँ पे मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ, आप इस पे ध्यान रखो, आपके पास भी हाईलाइट कर लो स्टेटस सिंबल को, प्रेस्टीज वैल्यू को यहाँ पे अंडरलाइन कर लो या हाईलाइट करो, स्नॉब अपील और आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्पिकस कंजम्पशन। तो कॉन्स्पिकस का मतलब ये होता है कि मैं इसलिए ले रहा हूं वो चीज ताकि मैं दिखा सकूं लोगों को, देखो मेरा स्टेटस। मैंने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ाते टाइम पे भी आपको बोला था, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अंदर, वेबलेन इफेक्ट या स्नॉप के अंदर मैंने पढ़ाया था आपको कि मान लो मैं मैकबुक, एप्पल के प्रोडक्ट है सारे, मैकबुक बोलो या आईपैड बोलो या मैं आईफोन ले रहा हूं क्योंकि मुझे उसके फीचर्स की जरूरत है, मुझे बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी चाहिए या मुझे बहुत फास्ट प्रोसेसर चाहिए, कितना भी कुछ बोल लो, लेकिन एप्पल का जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको कोई मैच नहीं कर सकता। तो एक्चुअली जिनको जरूरत पड़ती है हाई प्रोसेसिंग स्पीड की, राइट, और वो रियल नीड होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं कि मैं बस मुझे गेम खेलना है इसके लिए मैं आईपैड ले रहा हूँ, या मुझे नॉर्मल एक्सेल वर्ड टैली चलाना है तो मैं आईपैड, वो तो विंडोज पे भी हो जाएगा। बट आप कुछ काम करते हो, जैसा वीडियो एडिटिंग का कुछ काम है आपको, फोटोज वगैरह एडिट करना है, ऐसी जगह पे आपको बहुत फास्ट स्पीड चाहिए प्रोसेसिंग की, नहीं तो बहुत टाइम ले लेगा। इस चीज के लिए अगर आपने वो गुड्स लिया, आपने आईपैड खरीद लिया या आपने मैकबुक लिया तो अलग चीज, दैट इज ओके, वो आपको जरूरत है इसलिए आपने लिया। लेकिन जब आप आईपैड या आईफोन इसलिए लेते हो क्योंकि वो महंगा है और मुझे स्टेटस दिखाना है लोगों को, उस टाइम पे प्राइस का इंपैक्ट नहीं पड़ता है आपके ऊपर, उल्टा इफेक्ट आता है। उल्टा क्या उल्टा इफेक्ट आता है? मैं महंगी चीज लेता हूं, मतलब प्राइस बढ़ गई तो मेरी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि मुझे क्या लगेगा, अभी प्राइस बढ़ गई, अभी इससे मेरा स्टेटस और भी ज्यादा अच्छा दिखेगा, स्टेटस सिंबल के लिए इसका और ज्यादा यूज होगा, ये ज्यादा लग्जरी प्रोडक्ट हो गया अभी, इससे मेरी प्रेस्टीज वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसके लिए देखना, पहले से आईफोन की कीमत हमेशा बढ़ते जा रही। शुरुआत में नॉर्मल फोन आते थे 25-30 हजार की, तब आईफोन आता था 50 हजार का। अभी देखो सैमसंग के वगैरह भी लेटेस्ट मॉडल 1 लाख 1.25 लाख के आ रहे। इन्होंने आईफोन 15 प्रो निकाल दिया कुछ 1,70,000 के करीब कुछ प्राइस। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आईफोन लेने वाले ज्यादातर लोग ये सोच के आईफोन लेते हैं कि मैं लोगों को दिखा सकूं कि मेरे फोन के पीछे एप्पल का सिंबल है, ये स्टेटस सिंबल के लिए ले रहे हैं।
और स्टेटस सिंबल तब बना रहेगा जब सबके सब इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आर यू गेटिंग? अगर सारे के सारे लोग अफोर्ड कर लेंगे तो फिर मजा नहीं रहेगा ना प्रोडक्ट में, फिर काहे का स्टेटस सिंबल? अगर सभी के पास आईफोन आ गया तो फिर काहे का स्टेटस सिंबल है, राइट? तो इसके लिए उनको पता है कि हमारा प्रोडक्ट लोग ले ही इसके लिए रहे क्योंकि ये महंगा है, तो वो और ज्यादा महंगा कर रहे, और जैसे वो और ज्यादा महंगा कर रहे और ज्यादा प्राइस बढ़ा रहे उसकी, वैसे लोग वो प्रोडक्ट और ज्यादा ले, राइट? वैसे लोग क्या कर रहे, ये प्रोडक्ट और ज्यादा परचेस कर रहे। तो देखो, आर्टिकल ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू और स्नॉब अपील और आर्टिकल ऑफ कॉन्स्पिकस कंजम्पशन आर यूज्ड बाय द रिच पीपल एज स्टेटस सिंबल फॉर एनहांसिंग देयर सोशल प्रेस्टीज और एंड फॉर डिस्प्लेइंग वेल्थ। इसको भी कर लो हाईलाइट, डिस्प्लेइंग वेल्थ। आप डिस्प्ले वेल्थ, डिस्प्ले लोगों को दिखाना है कि मैं रईस हूं, देखो गरीबों, देखो मैं कितना रईस हूं, ये दिखाना है आपको, तभी आप परचेस करते हो। तो देखो, these articles will not conform to the usual law of demand as they become more attractive only if, कब अट्रैक्टिव हो रहे वो? मोर अट्रैक्टिव ओनली इफ देयर प्राइसेस आर हाई। ध्यान में आ रहा है आपको? अगर कीमत बढ़ गई या कीमत ज्यादा है तभी वो अट्रैक्टिव है, क्योंकि उसकी वैल्यू ही वो है। लोग खरीदे इसके लिए रहे क्योंकि 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 वो प्रोडक्ट महंगा है। अब जब वो महंगा है इसके लिए मैं खरीद रहा हूं, तब प्राइस बढ़ने से मैं मेरी डिमांड कम थोड़ी ना कर दूंगा, उल्टा मैं डिमांड बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा बेसिक पर्पज ही वो है कि मुझे क्या कैसी चीज चाहिए जो महंगी है। तो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, सैमसंग का फोन है, एक है हमारा सैमसंग का फोन, वो पेन वाला आ रहा है ना आजकल, उसके ऊपर लिख भी सकते हैं आप, ऐसा जबरदस्त फोन बनाया मान लो उन्होंने। ये समझ लो 1.25 लाख का, एप्पल है मान लो 1 लाख का, मान लो ऐसा। अभी अगर बोलोगे आपकी भाई क्या लोगे, आप कौन सा फोन लोगे, तो कोई भी बोलेगा भाई ये लूंगा क्योंकि मुझे महंगा लेना है ना। अभी मान लो, अभी ये इसके लिए डिमांड है क्या? आईफोन के लिए डिमांड नहीं है, सैमसंग के लिए डिमांड है। अभी मान लो आईफोन वालों ने प्राइस बढ़ा दी, नया मॉडल लाया जो है 1.5 लाख का, जो कितने का है? 1.5 लाख का। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है अगर प्राइस बढ़ गई तो डिमांड घट जाएगी, तो आईफोन को तो ऑलरेडी डिमांड नहीं है, अब प्राइस और बढ़ गई मतलब तो डिमांड नहीं होनी चाहिए। पर कंज्यूमर क्या सोच रहा है? कंज्यूमर सोच रहा है मुझे तो लेना है महंगा। सैमसंग का आ रहा है 1.25 लाख का, आईफोन आ रहा है 1.5 लाख का, अब मैं क्या लूंगा? अब मैं लूंगा आईफोन, अब मैं सैमसंग नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत कम है। आ रहा है ध्यान में क्यों लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं कर रहा है? क्योंकि प्राइस बढ़ गई तो डिमांड बढ़ जा रही है, राइट? प्राइस बढ़ गई तो डिमांड बढ़ गई, क्योंकि मेरा पर्पज ही क्या है कि मैं महंगी चीज लूं, मैं महंगा गुड्स परचेस करूं, मैं कॉस्टली, एक्सपेंसिव, लग्जरी, प्रेस्टीज लूं, ताकि आई शुड बी एबल टू डिस्प्ले माई वेल्थ। मैं लोगों को बता सकूं देखो गरीबों मेरे पास कितना पैसा है, देखो। अरे ध्यान में, तो दिस इज कॉन्स्पिकस गुड्स। इसके जैसा होता है कॉन्स्पिकस नेसेसिटीज। कॉन्स्पिकस नेसेसिटी मतलब क्या होता है मालूम है क्या? कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आपको स्टेटस दिखाने के लिए नहीं चाहिए। ध्यान से सुनो मेरी बात, आपको नहीं चाहिए स्टेटस दिखाने को, पर ऐसा हो गया कि सोसाइटी में आजू बाजू में सभी के पास वो आ गई चीज। अभी ऐसा होगा कि वो प्रोडक्ट अगर आपके पास नहीं है तो फिर लोग आप पे हंसेंगे, लोग आपको गरीब बोलेंगे। आपको ये तो होता है ना एटलीस्ट कि मेरे आजू बाजू में जो सोसाइटी में उनके साथ में तालमेल जमा के रखूं, उनके जैसा रहूं, एक नॉर्मल, ये तो सबकी अंदरूनी इच्छा होती है। तो यहाँ पे वो वाला किस्सा नहीं है कि मैं आईफोन लेके लोगों को दिखाऊं कि तुम गरीब हो। यहाँ पे किस्सा ये है कि ये चीज मैं परचेस नहीं की अगर, तो लोग मुझ पे हंसेंगे अभी, क्योंकि आजू बाजू के सबके पास वो है। मान लो तुम्हारी कॉलोनी में सबके पास कार आ गई, तुम अभी 2 व्हीलर पे घूम रहे हो। अभी तुमको अंदर से अच्छे से मालूम है कि भाई अपने को 4 व्हीलर की जरूरत नहीं है, अपन बहुत ज्यादा आउट स्टेशन जाते भी नहीं, अपना जॉब का लोकेशन और अपना घर के लोकेशन में 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि 2 व्हीलर पे आना जाना कर सकते हैं, ये आपको अच्छे से पता है।
लेकिन आपको ये लगता है कि मेरे आजू बाजू में मेरे सारे दोस्तों ने, मेरे कॉलोनी वालों में, मेरे रिलेटिव्स में सबके पास गाड़ी आ गई, जो मिला मुझे बोल रहा है कि अरे फोर व्हीलर कब ले रहा है, अरे फोर व्हीलर कब ले रहा है, अरे फोर व्हीलर कब ले रहा है। मैं अगर बोलता कि मुझे उसकी जरूरत नहीं, तो लोग आके और टॉन्ट दे रहे कि अरे क्या कंजूस आदमी है, इतना पैसा कमाता है लेकिन फोर व्हीलर नहीं ले रहे। मेरे आजू बाजू के सब लोग मुझे बोल रहे, जो भी मिला मुझे पूछ रहा है क्या बात है, अभी भी टू व्हीलर पे ही घूम रहा है क्या, कब लेगा फोर व्हीलर। आ रहे क्या ध्यान। तो उनके साथ बराबरी करने के लिए मुझे कुछ प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं, कुछ चीजें, कुछ गुड्स परचेस करने पड़ते हैं, ये मेरी नेसेसिटी बन जाती है। इसके लिए नाम है यहाँ पे कॉन्स्पिकस नेसेसिटी। ये मेरी जरूरत बन जाती है कि उनके साथ अगर मुझे उठना बैठना है, उनके साथ रहना है, उनके इक्वल दिखना है नॉर्मल, तो मुझे ये चीज परचेस करनी पड़ेगी। वो होता है कॉन्स्पिकस नेसेसिटीज। देखो, द डिमांड फॉर सर्टन गुड्स इज अफेक्टेड बाय द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। हमने देखा ना डेमोन्स्ट्रेशन, किसी का देख के आप परचेस करते हो, राइट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ऑफ द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ अ सोशल ग्रुप। मैंने बोला ना, आपके कॉलोनी वालों के पास, दोस्तों के पास, आपके फ्रेंड्स के पास, सबके पास है, रिलेटिव्स के पास है, मतलब ही क्या, सोशल ग्रुप। तो ये सोशल ग्रुप में आपको रहना है अगर, टू विच एन इंडिविजुअल बिलोंग्स, मतलब उस ग्रुप का मैं हिस्सा हूँ। कौन से ग्रुप का हिस्सा हूँ, कॉलोनी में मैं हिस्सा हूँ, मेरे कॉलोनी वाले लोगों का, मेरे दोस्तों के ग्रुप का मैं हिस्सा हूँ, आई एम अ फ्रेंड। मेरे रिलेटिव्स का एक ग्रुप रहेगा, राइट, रिलेटिव्स का, आई एम अ, मतलब आई बिलोंग टू दैट ग्रुप, आई एम अ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप, करेक्ट। तो उस ग्रुप का हिस्सा बने रहने के लिए मुझे जरूरी है, अब जरूरी मतलब ये ऐसा मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं रहती, बट ये साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट हो जाती है कि मेरे सब दोस्तों के पास है, राइट। जैसे आप कॉलेज जाते हो, मान लो, आप समझ लो कॉलेज में जाते हो, और जैसे समझ लो आपका बहुत बड़ा लग्जरी कॉलेज है, कोई सिम्बोयसिस, पुणे का सिम्बोयसिस कॉलेज पता है। वहां पे सब लोग फोर व्हीलर में आते हैं, नॉर्मल 11वीं 12वीं के बच्चे फोर व्हीलर में आते हैं। वहां पे आप अगर कभी साइकिल लेके गए ना, तो हंसेंगे लोग तुम पे। तो अभी आप गाड़ी इसलिए नहीं ले रहे हो, कार, फोर व्हीलर इसलिए नहीं ले रहे हो कि मैं लोगों को दिखा सकूं कि मैं कितना रईस हूं। मैं इसलिए ले रहा हूं कि मैं लोगों को दिखा सकूं कि भाई ये देखो, मैं तुम्हारे जैसा ही हूं, इक्वल हूं एटलीस्ट, मैं तुमसे कम नहीं हूं। कॉन्स्पिकस नेसेसिटी मतलब मैं तुमसे कम नहीं हूं। तो दिस गुड्स क्यों बाय करते हैं ये, दिस गुड्स ड्यू टू दियर कांस्टेंट यूसेज, कांस्टेंट यूसेज मतलब सब लोग यूज कर रहे हैं इसको, बाकी के, becomes necessity of life. For example, in spite of the fact that the prices of television sets, refrigerator, air condition, etc. have been continuously rising, their demand does not show any tendency to fall. क्योंकि ये सब चीजें इसलिए लेते हैं हम, क्योंकि हमारे आजू बाजू में सबके पास है, राइट। मैं एसी की प्राइस बढ़ गई या फ्रिज की प्राइस बढ़ गई इसलिए उसका डिमांड डिमांड कम नहीं कर सकता, बराबर। उसकी डिमांड मैं कम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे आजू बाजू में सभी लोगों के पास है वो चीज। तीसरा अपन देखेंगे गिफ्ट गुड्स। गिफ्ट गुड्स के अंदर अभी ना, अभी मैं इस मोमेंट पे आपको कुछ समझाऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक एग्जांपल लेना है, उसके थ्रू समझाऊंगा मैं। अभी सिर्फ सर रॉबर्ट गिफन को अंडरलाइन कर लो। ये स्कॉटिश स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन है। इसके बारे में एमसीक्यू आते हैं अपने को, तो इतना मार्क कर लो सिर्फ। और यहाँ पे एक एग्जांपल रहेगा, देखना, ब्रेड और मीट वाला, ढूंढो थोड़ा सा कहाँ पे। एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, बट ऐसा एक जगह कहीं लिखा हुआ नहीं है ना, ब्रेड एंड मीट ऐसा। आप बाजू में एक काम करो, इधर लिख लो सिंपली एग्जाम्पल, बाजू में लिख लो एग्जाम्पल, ब्रेड एंड मीट, ब्रेड एंड मीट। ये एग्जाम्पल हमने नहीं निकाला है, ये एग्जाम्पल रॉबर्ट गिफन ने दिया है। और एग्जाम्पल मतलब ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल नहीं है, इन्होंने ब्रिटिश, मतलब इंग्लैंड में कुछ जो वर्कर्स काम करते थे, उनकी लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व किया,
और उसके ऊपर से उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला, वो अपन देखेंगे बाद में क्या कंक्लूजन निकाला। बट इन्होंने भी जो एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल ऐसा हाइपोथेटिकल नहीं, एक्चुअली उन्होंने स्टडी की और उसके ऊपर से उनको कुछ पता चला, उनको कुछ इंसाइट्स मिले, उसके ऊपर से उन्होंने एक इन्वेंशन किया और उस इन्वेंशन को, उस गुड्स को, वो जो गुड्स है जिसके अंदर वो क्वालिटीज है जो सर रॉबर्ट गिफन बोलते हैं, इसको अभी ये बोलने लग गए गिफन गुड्स। क्या बोलते हैं? गिफन गुड्स। तो देखो यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ के अंदर अंडरलाइन कर लो गिफन गुड्स, या हाईलाइट कर लो गिफन गुड्स। किसको बोलते हैं गिफन गुड्स? जनरली दोज गुड्स विच आर इंफेरियर। पहली कंडीशन है वो इंफेरियर होने चाहिए, दूसरी कंडीशन है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, और तीसरी कंडीशन होनी चाहिए कि बजट का बड़ा हिस्सा होना चाहिए, विच ऑक्यूपाई अ सब्सटेंशियल प्लेस इन कंज्यूमर्स बजट। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करते हो आप, तो उस गुड्स को आप बोलेंगे गिफन गुड्स। करेक्ट? एग्जाम्पल वगैरह सब बाद में एक्सप्लेन करेंगे अपन। तो दो टाइप के गुड्स है देखो बच्चों, गिफन गुड्स, एंड चौथा है हमारा डिमांड फॉर नेसेसरीज। नेसेसरीज मतलब फूड, क्लोथिंग वगैरह। जैसा जैसा नॉर्मली गेहूं का भाव क्या रहता है? 30-35 रुपए किलो होता है, बराबर, गेहूं का भाव। अगर कुछ रीजन की वजह से 30-35 का गेहूं अगर 50, 60, 65, 100 रुपए केजी भी हो गया ना, तो भी नॉर्मली इसकी डिमांड कम नहीं होगी, क्योंकि खाना तो उतना ही खाओगे ना। व्हाट यू विल कट डाउन? यू विल कट डाउन द लग्जरी एक्सपेंसेस। आप नॉर्मल खाना खाने के बाद में जाके कोल्ड कॉफी पीने की आदत है आपको, आपको पान खाने की आदत है, आपको बाहर जाके सोडा पीने की आदत है। अगर खाने के ही भाव बढ़ गए, उसमें आपके ज्यादा पैसे खर्च होने लग गए, आपके पास पैसे नहीं रहे, तो यू विल कट डाउन ऑन दीज एक्सपेंडिचर। आप जाके पान नहीं खाओगे, आप जाके कोल्ड कॉफी नहीं पियोगे, लेकिन खाना तो उतना ही खाओगे बच्चों, खाना कम नहीं करेगा कोई, जब तक बहुत बड़ा डिजास्टर नहीं हो जाता तब तक। तो इसके लिए नॉर्मली नेसेसिटीज के केस में भी डिमांड कम नहीं होती है, हुई तो भी बहुत ही उसका प्रोपोर्शन इतना निग्लिजिबल, इतना कम रहता है कि वो आपको पता भी नहीं चलेगा। नॉर्मली नमक, नमक का आपने कभी ये लिया टाटा नमक का पुड़ा वगैरह? नॉर्मली कुछ 10-12 रुपए का, 15 रुपए का आता है। ऐसा एज्यूम करो कि कल जाके आपने मॉल में जाके देख ला वो 50 रुपए का हो गया, 1 केजी नमक 50 का। आप क्या बोलोगे? मम्मी को जान दो, मम्मी अभी नमक यूज मत करो, आप ऐसे ही खाना बना दो, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई, डबल ट्रिपल हो गई डायरेक्टली। नहीं होगा ये, क्योंकि दैट इज वेरी इसेंशियल, वो नेसेसरी है। तो you will cut down on all other expenses, but you will keep buying necessary food, necessary goods, necessary clothing। ये आप अभी भी बाय करते रहोगे। इसलिए कभी गूगल पे डाल के देखना कि कोई भी अगर रिसेशन आता है, जिसको नॉर्मली मंदी बोलते हैं ना, मंदी, रिसेशन 2008 में बहुत बड़ा रिसेशन आया था पूरा वर्ल्ड वाइड, फिर भी फूड इंडस्ट्री टिकी रही, फिर भी एजुकेशन इंडस्ट्री टिकी रही, क्योंकि वो नेसेसरी है। उल्टा मैं आपको बोलता है, एजुकेशन इंडस्ट्री प्रॉस्पर कर गई, बढ़ गई उल्टा। आप बोले कैसे, क्या हो गया सर? होता है ऐसा क्यों? क्योंकि एज एन आईटी इंजीनियर, मान लो मैं यूएस में काम कर रहा हूं और मेरा सालाना पैकेज 1 करोड़ रुपए है, ड्यू टू रिसेशन मुझे मेरा जॉब खोना पड़ता है, आई लूज माई जॉब, आई हैव टू रिटर्न बैक टू इंडिया, और मुझे नॉर्मली जॉब लग भी नहीं रहा है क्योंकि रिसेशन इंडिया में भी है। अभी अगर मुझे जॉब लेना है तो मुझे ऐसा कुछ तो नया स्किल सीखना पड़ेगा जो मार्केट में जिसकी डिमांड है और जिसकी वजह से मुझे जॉब लग जाए। अभी मैं सिर्फ C++ के अंदर कोडिंग करता था, अभी मुझे सीखना पड़ेगा जावा भी, ताकि मुझे अगर 2-3 लैंग्वेजेस आती है अलग अलग, तो मैं कंपनी में जाके बोलूं ठीक है भैया मुझे पैकेज कम कर दो, लेकिन मुझे जॉब दे दो। मैं 3 लोगों का काम अकेला कर लूंगा, आधी सैलरी भी कर लूंगा, लेकिन मुझे जॉब दे दो। बट ये बोलने के लिए आपके पास उतने स्किल तो होने चाहिए, और वो स्किल कहाँ से आएंगे? फ्रॉम द क्लासेस, फ्रॉम एकेडमिक्स, राइट, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी होगा क्लास। तो इसके लिए
रिसेशन के टाइम पे एजुकेशन इंडस्ट्री प्रॉस्पर कर गई, फूड इंडस्ट्री पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि पैसा भी नहीं तो खाना ही पड़ता है यार। यू कैन कट डाउन ऑन लग्जरी, जैसे कि आप महीने में 10 बार होटल में जाते थे, अभी आप 2 बार जाओगे, दैट इज पॉसिबल, लेकिन खाना तो खाओगी। तो दिस इज ये, इसकी वजह से ये चौथा है, डिमांड फॉर नेसेसरीज। फिर पांचवा है हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। हमने ये देखा था, आपको याद आ रहा है क्या? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देखते टाइम पे भी हमने बोला था कि आगे चल के अगर लोगों को लगता है कि प्राइस बढ़ने वाला है फ्यूचर में, अभी तक बढ़ा नहीं है, हमने पेट्रोल का एग्जांपल लिया था कि न्यूज आ गया आज रात 12 बजे से पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी 2 रुपए पर लीटर से। तो अभी जाके क्या करोगे आप? अभी जाके आप एक्स्ट्रा बाय कर लोगे, यानी कि डिमांड बढ़ेगी, राइट? अगर मान लो पेट्रोल का भाव कल 80 रुपए था, आज 90 रुपए है, और आपको पता चला कल 100 रुपए होने वाला है, तो इसका भाव 80 का 90 हो गया, मतलब प्राइस बढ़ गई, फिर भी आप इसको ज्यादा परचेस करोगे, क्योंकि आपको डर है कि ये आगे चल के इसकी प्राइस और बढ़ जाएगी, और महंगा हो जाएगा, और कॉस्टली हो जाएगा, और एक्सपेंसिव हो जाएगा, मैं उसके पहले खरीद लूं। हाँ या ना? अरे रहने, मान लो कोई चीज है, पेट्रोल है, कल इसका भाव था 100 रुपए, अभी 90 हो गया, अभी आपको लग रहा है मैं जाके परचेस कर लूं क्योंकि ये सस्ता हो गया। ये तो नॉर्मल है ना, प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ती है। लेकिन वहां पे जाके पता चलता है कि अरे रुक जाए थोड़ा, क्योंकि कल तो इसका भाव 80 रुपए होने वाला है, 90 का भाव गिर के और 80 होने वाला है, आप बिना पेट्रोल भराए वापस आ जाएंगे, आप बोलेंगे मैं कल जाऊंगा अभी, मतलब आपने डिमांड कम कर दी। क्यों डिमांड कम हुई आपकी? क्योंकि आपको लगता है फ्यूचर में प्राइसेस कम होने वाले हैं। कंफर्म करने के लिए अभी भी नोट्स के पन्ने पलटाओ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर देखो, डिटर्मिनेंट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर वाला, उसके अंदर देखो लिखा हुआ है हमने कि प्राइस बढ़ेगी तो भी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम हुई तो भी डिमांड कम हो रही है। मतलब ये लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, बट यहाँ पे डिमांड कम नहीं हो रही, यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को डर है कि अभी बढ़ गई प्राइस, ठीक है भाई, आगे चल के और बढ़ने वाली है, तो और बढ़ने से पहले मैं खरीद लूँ, राइट? दैट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। इसी के जैसा होता है स्पेक्युलेटिव गुड्स। मैंने आपको बोला था कि नोट्स में इन्होंने नहीं लिखा है, बट आप लिख लो यहाँ पे स्पेक्युलेटिव गुड्स। स्पेक्युलेटिव गुड्स मतलब होता है कोई भी गोल्ड, सिल्वर, बॉन्ड्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, जो कि आप परचेस करते हो बेच के प्रॉफिट कमाने के लिए। क्यों परचेस करते हो आप? बेच के मुनाफा कमाने के लिए आपने परचेस किया है, कमाने के लिए। मैंने डिटर्मिनेंट्स पढ़ाते टाइम पे भी, जब लास्ट ये लिखा के दिया था तब भी बोला था, अभी फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपने कोई गोल्ड परचेस कर लिया, उसकी ज्वेलरी बना लिया और वो आप यूज कर रहे हो, जैसे आपने रिंग बना लिया, आप पहन रहे हो रिंग, तब ये स्पेक्युलेटिव गुड्स में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो आप यूज कर रहे हो। स्पेक्युलेटिव का मतलब होता है कि उसका कोई यूज नहीं है दूसरा, अपार्ट फ्रॉम अर्निंग प्रॉफिट उसका कोई दूसरा यूज नहीं है। जैसे शेयर्स ले लिया आपने, शेयर सर्टिफिकेट आ गया, क्या करोगे शेयर सर्टिफिकेट का? उससे मच्छर मारोगे या उसके ऊपर चिवड़ा लेके खाओगे? करोगे क्या? वो तो अच्छे से संभाल के रखना पड़ेगा, वो तो लॉकर में जाके रखना पड़ेगा। आजकल तो शेयर सर्टिफिकेट भी तैयार है, मजे की बात, आजकल तो वो ऑनलाइन ही होता है सब कुछ। तो जैसा आपका पैसे रखने के लिए जैसा बैंक अकाउंट होता है, वैसा शेयर रखने के लिए डीमैट अकाउंट होता है, तो डीमैट अकाउंट में पड़े रहते शेयर्स, तो उसका लिटरली दूसरा यूज ही नहीं है कुछ। सिर्फ क्या यूज है? प्राइस बढ़ गई तो बेचेंगे उसको। तो इसके लिए यहाँ पे भी ये वर्क नहीं करता है लॉ, क्योंकि क्या होता है ना, प्राइसेस बढ़ने लग गए शेयर मार्केट में, एक आधा शेयर के प्राइसेस बढ़ने लग गए, वो तेजी में आने लग गया, तो आपको लगता है कि इसके प्राइसेस बढ़ना चालू हो गया, मतलब ये आगे और भी बढ़ेगा। जैसा कोई शेयर है जो कुछ टाइम पहले 10 रुपए का था, फिर वो 12 रुपए का हो गया, 13 रुपए का हो गया, 15 रुपए का हो गया,
अभी आप देख रहे हो ना, इसको आप ट्रैक कर रहे हो, आप देख रहे हो कि प्राइसेस बढ़ रही, तो अभी ये 10 रुपए का 15 हो गया, मतलब प्राइस बढ़ गई। नेचुरली डिमांड होनी चाहिए कम, राइट? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या होना चाहिए कि 10 का 15 रुपए का हो गया, मतलब अभी डिमांड होनी चाहिए कम। पर आपको लगता है कि अभी ये 10 का 15 हो गया, मतलब ये 20 भी जा सकता है, ये 25 भी जा सकता है। तो आप सोचते हो कि ये 15 रुपए का हो गया, तो अभी मैं इसको परचेस कर लूं, 20-25 का हो जाएगा, तब मैं इसको बेच दूंगा। तो आज आपने क्यों लिया ये? क्योंकि आपको लगता है कि आगे चल के प्राइस बढ़ेगी, तब मैं बेच के पैसा कमा लूंगा। मतलब आपने कब लिया ये? जब उसकी प्राइस बढ़ रही थी। और फिर ये शेयर बढ़ते 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 25 रुपए का हो गया। उसके बाद में देखा आपने, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि अभी ये 30 पे जाएगा, लेकिन वो आ गया 24 पे। आप बोले ठीक है, थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएशन चलते रहता है। रुक गए आप, आपको लग रहा है कि ठीक है आज के दिन 24 पे आ गया, कल और बढ़ेगा, लेकिन कल ये 23 पे आ गया। आपके अंदर पेशेंस है, आप बोले ठीक है और एक दिन देखते। अगले दिन ये 21 रुपए पे आ गया। अभी आपको डर लग रहा है कि ये नीचे गिर रहा है भाई। अभी क्या करोगे? आप इसको बेच दोगे। अभी आपने इसकी प्राइस कम हुई, फिर भी इसको बेचा, खरीदा नहीं अभी। 25 रुपए पे से इसकी प्राइस 21 रुपए पे आ गई, मतलब प्राइसेस कम हो रही, पर आपने इसको खरीदा नहीं, आपने इसको बेचा। क्योंकि आपको यह डर है कि और गिरेगा, और गिरा तो मेरा मुनाफा कम होगा। 21 रुपए का अगर ये फिर से अगर 15 पे आ गया, तो मुझे प्रॉफिट होगा नहीं। 15 से भी अगर नीचे चला गया, 12-13 रुपए हो गया, 10 रुपए हो गया, तो प्रॉफिट की जगह उल्टा लॉस होगा। एंड दैट इज वाई यू सेल इट व्हेन प्राइस ड्रॉप्स। तो प्राइस कम हो गई तो डिमांड भी कम हो रही है, प्राइस बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या होगा? ये स्पेक्युलेटिव गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है। एंड द सेवंथ वन इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड इरेशनल बिहेवियर। सातवां क्या है अपना? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड इरेशनल बिहेवियर। आपके पास अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर कभी कभार इरेशनल बिहेवियर। इरेशनल बिहेवियर मतलब पागल जैसा काम। देखो क्या बोल रहे, द लॉ हैज बीन डिराइव्ड एज्यूमिंग कंज्यूमर टू बी रैशनल एंड नॉलेजेबल। ये जो लॉ है ना, कौन सा लॉ? लिख लो यहाँ पे, द लॉ ऑफ डिमांड। द लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड का ये और एक एजम्पशन है कि इसके अंदर ये माना गया है, ये एज्यूम किया है कि कंज्यूमर रैशनल है। रैशनल मतलब जिसको सही गलत की पहचान होती है, जिसको ये समझ आता है कि अपने लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। वो तुम लोगों के जैसा नहीं है कि जिनको पता है कि मैं क्लासेस अगर रेगुलरली करूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करूं, और मेरे डाउट्स पूछ लूं, तो ये मेरा पूरा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट ऑनलाइन हो जाएगा, विदाउट एनी फीस हो जाएगा। फिर भी आप लोग टाइम पास करते हो, आप लेक्चर्स रेगुलरली सिक्वेंशियली नहीं देखोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। कितनी बार बोलने के बाद भी अभी तक कुछ बच्चे ऐसे कि जो वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्लास ज्वाइन किया नहीं है अभी तक, खुद की इंफॉर्मेशन नहीं दी, जिसकी वजह से वो जूम के लाइव सेशंस अटेंड नहीं कर पा रहे। ये पता है आपको कि ये आपको फायदा देने वाला है, ये आपके फायदे वाला है, फिर भी आप नहीं कर रहे हो, मतलब यू आर नॉट रैशनल। अरे क्या बात समझ में? तो बी रैशनल गाइस, ये सब चीजें करना चालू कर दो। दैट वाज द पर्पस। तो लॉ ऑफ डिमांड बनाते टाइम पे ये सोचा गया है कि कंज्यूमर रैशनल है, उसको सही गलत की पहचान है, उसको समझ आता है कि उसके लिए अच्छा क्या है, उसके लिए बुरा क्या है। लेकिन हमेशा लोग रैशनल नहीं रहते, जैसे कि आप अभी नहीं हो। मतलब बहुत सारे हैं, आप में से 60-70% लोग रैशनल है, सब लोग रेगुलरली कर रहे हैं, आई नो दिस। यूट्यूब सब एनालिसिस बताता है, कितने लोग देख रहे हैं, कितना व्यू टाइम कितना है, क्या नहीं, सब लोग बोलते हैं। बट कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं कि जो इतने रैशनल नहीं है। वैसा ही काम लोग जब कोई चीज परचेस करने जाते हैं ना, तब भी करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है, अमेजोन पे कुछ लगता है कि सेल आ गया, सेल, तो वो सेल के चक्कर में कभी कभार ऐसा होता है कि कोई चीज नहीं चाहिए, तब भी परचेस कर लेते हो आप डीमार्ट में जाते हो, डीमार्ट, आप ये डिसाइड करके जाते हो कि मुझे क्या क्या लेना है, आपने एक लिस्ट बना ली।
बट वो लिस्ट के आइटम परचेस करते करते घूमते घूमते आपको जो जो चीजें दिखती है ना वो भी आपको, अरे हाँ ये भी लग सकती है, 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 ऐसा सोच के आप इतनी सारी चीजें उठा लेते हो, शायद वो आगे साल साल भर यूज में नहीं आए, पर आपको लगता है कि सस्ता है ले लो, बट आपको लग नहीं रहा फिर भी लेते हो। दिस इज कॉल्ड इरेशनल, कि जहां पे आपको खुद के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या सही क्या गलत उसकी पहचान नहीं है, मतलब इरेशनल। तो लॉ ऑफ डिमांड ये एज्यूम करके चलता है कि कंज्यूमर रैशनल है, लेकिन अगर कंज्यूमर रैशनल नहीं रहा तो फिर लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। इरेशनल कंज्यूमर को कुछ समझ नहीं आता। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको टॉयज लेना है, उनको कुछ समझ नहीं आता वो कितना महंगा है कितना सस्ता है, अच्छा है बुरा है, अभी ले सकते नहीं ले सकते, उसको रखने को बैग में जगह है नहीं, उनको कुछ समझ नहीं आता। उनको दिख गई कोई चीज, ये टॉय चाहिए मतलब चाहिए, खत्म, बात खत्म। बहुत बार बड़े लोग भी ऐसा करते हैं। ये जो क्वालिटी है ये सिर्फ बच्चों के अंदर नहीं होती, बहुत बार ये बड़े लोगों के अंदर भी होती है। कभी कभार कुछ लोग होते हैं कि चाहिए मुझे कोई प्रोडक्ट तो चाहिए, फिर उसकी प्राइस बढ़े कम हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे लोग फिर प्राइस बढ़ भी गई ना तो भी वो चीज लेते हैं, क्योंकि उन्होंने डिसाइड करके रखा है, तय करके रखे कि चाहिए मतलब चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्राइस से, राइट। तो ऐसी जगह पे भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। तो दीज आर द 7 एक्सेप्शंस। हमने मॉड्यूल देख लिया अभी। अभी कल क्या करेंगे बच्चों, हम इसका नोट्स वगैरह बनाएंगे अपन, राइट। ये हो गया, यहाँ पे आपने सीक्वेंस भी लिख लिया ना, अगर नहीं लिखा होगा तो प्लीज लिख लो ये, क्योंकि ये क्लास नोट्स के साथ भी आपको टैली करना है ना। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जो भी क्लास नोट्स हम लिखेंगे उसमें पूरा का पूरा मॉड्यूल हम कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, और उसको कनेक्ट भी करके दूंगा मैं, कि हमने जो पढ़ा वो मॉड्यूल में कहा है उसको मैं आपको कनेक्ट भी करके दूंगा, ये मैंने बोला था। तो इसके लिए ये सीक्वेंस लिख लो कि इसके अंदर हम क्या करने वाले। सबसे पहले देखेंगे कॉन्स्पिकस गुड्स, याद रखने के लिए आसान है इसके लिए। उसके बाद में देखेंगे कॉन्स्पिकस नेसेसिटीज, तो याद रहेगा ना, कॉन्स्पिकस गुड्स कॉन्स्पिकस नेसेसिटीज। उसके बाद में दो गुड्स की टाइप है, गिफ्ट गुड्स नेसेसिटीज। उसके बाद में दो फ्यूचर के बारे में कुछ तो भी, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एंड स्पेकुलेटिव गुड्स। और फिर लास्ट में दो बचते हैं, मतलब एक ही पॉइंट है वो, उसमें दो है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड इरेशनल बिहेवियर। तो ऐसे 7 एक्सेप्शन, यानी कि 4 रैशनल है, लॉ ऑफ डिमांड के 4 रैशनल है एंड 7 एक्सेप्शन है, बराबर। गेटिंग इट। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन ये सब इसके नोट्स लिख के लेंगे यार। ये फिर एक बहुत बड़ा पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा लॉ ऑफ डिमांड का। लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड कर्व, उसके बाद में रैशनल ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो ये लॉ ऑफ डिमांड का एक बहुत बड़ा पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड वो देख लेंगे। तो डिमांड के पहले यूनिट का आधा हिस्सा हमारा खत्म। फिर उसके बाद में हम चालू करने वाले इलास्टिसिटी, राइट। तो ये यूनिट 1 जो है डिमांड, ये अभी काफी हद तक अपना हो चुका है, ऐसा बोल सकते हैं अपन कि 40-45% हमारा हो चुका है ये। अभी शायद 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 लेक्चर में हमारा आधा पार्ट पूरा हो जाएगा इसका। हाफ द यूनिट विल बी इंटायरली कंप्लीटेड। उसके बाद में इलास्टिसिटी चालू होगा। इलास्टिसिटी के अंदर थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी है, राइट, तो वो भी अपन सीखेंगे। वो होने के बाद में फिर ये डिमांड वाला पार्ट पूरा हमारा खत्म हो जाएगा, पहला यूनिट, बराबर। तो बच्चों हमें फीडबैक भी दो कि आपको कैसे लग रही है क्लासेस, क्योंकि क्या होता है ना, फिजिकल क्लासेस में पता चल जाता है तुरंत तुरंत सामने स्टूडेंट्स के एक्सेप्शन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, स्पीड ज्यादा हो रही है कम हो रही है, करेक्ट, कोई पार्ट फिर से लेना चाहिए क्या, ये तुरंत समझ में आ जाता है। बट ऑनलाइन में क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है कि सिर्फ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि जो लोग वीडियोस देख रहे हैं उनको इसमें कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज आप फीडबैक दो। आपको अच्छा लग रहा होगा तो वो बोलो, आपको कुछ इसके अंदर इम्प्रोवाइजेशन लग रहा है कि कुछ ये चेंजेस करना चाहिए तो वो बोलो। वॉट एवर यू फील प्लीज से इट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लीज कीप चेकिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑलवेज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट, क्योंकि उसके अंदर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह हम डाल रहे हैं। जो रेगुलरली लाइव देख रहे वीडियो, शायद ऐसा हो सकता है कि तुरंत वीडियो आ गया तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लिया,
शायद प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अपलोड करने को वगैरह लिंक वहाँ पे डालने को थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बट वी आर ट्राइंग कि ये बहुत ही फास्ट, बहुत ही लाइव अब करें। सो यू कीप चेकिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसके अंदर पूरे लिंक्स है, प्रीवियस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, प्लेलिस्ट, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है उसमें जो कि है टू ज्वाइन द क्लास। सो गाइज प्लीज कीप ज्वाइनिंग द क्लास, फॉर्म भरते रहो। क्लास हमारी फ्री है, बट वी वांट टू कम्युनिकेट, वी वांट टू अपडेट यू, राइट। हमने जैसे प्रॉमिस किया है कि यहाँ पे सिर्फ वीडियो लेक्चर्स नहीं होंगे, ये पूरा का पूरा क्लास होगा। तो क्लास में सिर्फ वीडियोस नहीं होते हैं बच्चों, क्लास में बाकी भी और भी कुछ चीज़ें होती है। क्लासेस में कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियोस होते हैं, वैसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, वैसे टेस्ट भी होती है, डाउट सॉल्विंग होता है। तो वी वांट टू डू एवरीथिंग, बराबर। तो प्लीज ज्वाइन द क्लास। हम दिसंबर जनवरी में, अभी शायद ये 3-4 अटेम्प्ट आने वाले हैं ना कुछ आईसीआई के, तो जनवरी में शायद आ सकता है अटेम्प्ट। तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उसके पहले हमारा क्लास खत्म हो जाएगा। अगर सितंबर का भी अटेम्प्ट आता है तो वी विल ट्राई कि उसके पहले हमारा मैक्सिमम सिलेबस खत्म हो जाए, तो वी कैन कीप preparing the economic subject with us, but for that you have to fill the form. Okay, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज सी ए चैतन्य भावकर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।